नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात करने। साथियों, हमारे भारत के एक यूट्यूबर हैं और बहुत उच्च क्लास के हैं, वो ऊंचे दर्जे के हैं। उनका नाम है अरविंद सारन। वो न्यूजीलैंड में रहते हैं और बेसिकली ही इज फ्रॉम राजस्थान। वो अभी दिल्ली में पाकिस्तान गए, घूमने के लिए गए, दूसरा विजिट था उनका ये। और उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर ही बैठ करके जो आईना दिखाया था, वो आईना आप भी एक बार देखिए। ठीक है। और ऐसा सूरमा कोई ही होता है जो कि दुश्मन को दुश्मन के मुल्क के अंदर, दुश्मन के घर के अंदर बैठ करके आईना दिखाए कि ये तुम्हारी सच्चाई है। ऐसे कितने वीर योद्धा हैं हमारे देश के अंदर में, वो एक देखने वाली बात है। देखिए दोस्तों। मेरा ही नहीं, हमारे मुल्क में पार्टीशन को एक ट्रेजेडी के तौर पे देखा जाता है। लोग बातें यही करते हैं कि जी लाहौर ऐसा होता था, हम वहाँ रहते थे, तो हमारे कारोबार ऐसे थे, हमारे इतने बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, उस शहर को बनाने में हमारा क्या रोल था। पाकिस्तान में अपने जो गुज़रे हुए अपने आबा व अजदाद के दिन हैं, उन्हें याद करके हमारे यहाँ पे लोग बड़ा इमोशनल हो जाते हैं, वो जज्बात से इस मुल्क को देखते हैं, तो फिर रोमांस का ताल्लुक भी आ ही जाता है खुद ब खुद। तो एक ट्रेजेडी के तौर पे अगर आप देखते हो, फिर हमारे यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर फिल्में पार्टीशन के हवाले से जो बनी हैं, उसके ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं, तो लोग आना चाहते हैं। ज़्यादा मालूमात है नहीं लोगों को पाकिस्तान के हवाले से, जो कुछ भी हमने देखा है, पढ़ा है, वो फिल्मों के ज़रिए, हमारे ड्रामाज या मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए। तो मैंने पाकिस्तान को जिस तरह से देखा है, शायद एक आम हिंदुस्तानी को वो मौका नहीं मिलता उस तरह से देखने का। तो 2018 में पहली दफ़ा यहाँ मैं आया था और ये मेरी सेकंड विज़िट है। आपने पूछा मेरे इम्प्रेशंस क्या हैं, तो बड़ा एक इमोशनल एक माहौल होता है जी घर के अंदर, जब आप किसी को बताएं कि पाकिस्तान जा रहे हैं। मैंने भी जब पहली दफ़ा अपने वालिदैन को ये बात बताई, तो वालिद साहब अमूमन जैसे हमारे खित्ते में होते हैं, उनका रिएक्शन बड़ा नॉर्मल था, हाँ ठीक है जा रहे हो, ख्याल रखना अपना। हाँ, मेरी जो मदर हैं वो बेहद इस बात से जो है खफा हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं नहीं पाकिस्तान नहीं जाना। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे जाने दें। तो अब मैं उनको ब्लेम नहीं करता, वो ज़्यादा इतनी पढ़ी लिखी खातून नहीं हैं, चीज़ों को उसी पराये में देखती हैं जैसा कि हमें दिखाया गया है। आई कम फ्रॉम अ रूरल सोसाइटी, एग्रेरियन सोसाइटी। तो फिर वो नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई और बाद में वो लौट कर आई कोई 10 मिनट बाद, और उन्होंने जो मुझे बात बताई वो मैं आज तक नहीं भूला हूँ, और शायद उसी में इस खित्ते का हल भी छुपा हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा एक बात बताओ, माँ तो वहाँ भी माँ ही होती होगी। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी भी वही ख्वाहिशात होंगी जो मेरी तुम्हारे लिए हैं। मैंने कहा यकीनन। तो जब उन्होंने ये बात कही तो फिर उन्होंने कहती हैं कि वो आप जाएं, फिर कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि वहाँ की माएँ भी अपने बच्चों के लिए वही ख्वाब देखती हैं जो मेरी माँ मेरे लिए देखती हैं, या हिंदुस्तान की बाकी माएँ अपने बच्चों के लिए देखती हैं। तो उनका सिर्फ ये कहना, और एक आम तासुर हमारे यहाँ पे ये दिया जाता है कि पाकिस्तान में तो जी बच्चे की माँ शायद कोई इस इंतज़ार में बैठी होगी कि कब उसकी तालीम ख़त्म हो और कब वो बंदूक लेके और जिहाद पे चला जाए। ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो ये जो एक फ़िक्रा था मेरी माँ की तरफ से जो उन्होंने कहा, उसके बाद वो मुतमईन हो गई, और तब से लेकर अब तक। अब तो वो अब मुझे कह रही थी कि काश तुमने पहले थोड़ा कहा होता तो मैं भी चलती तुम्हारे साथ। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल बी हियर, मेरे ख्याल मेरे साथ और भी बहुत लोग होंगे फैमिली मेम्बर्स। तो इम्प्रेशंस की आप बात कर रहे थे कि कैसा पाया मैंने। 2018 में जब मैं पहली मर्तबा आया यहाँ पर, तो कुछ ख़ास मुझे मूवमेंट नज़र आई नहीं यहाँ पे। एज सच लोग मायूस से थे। आज भी वो मायूसी कुछ हद तक तो सिविल सोसाइटी में दिखाई देती है, लेकिन ईस्ट पंजाब में जहाँ से कि मैं आता हूँ, वहाँ लोग, पता नहीं क्या वजह है, जब से करतारपुर कॉरिडोर खुला है लोग पुरुमीद हैं कि हमारे ताल्लुकात अब बेहतर होंगे। आई एम श्योर अगर आप सोशल मीडिया को उठा के देखें तो आपको ये एहसास होगा कि
बहुत सारे इंडिया से लोग आ रहे हैं, स्पेशली सिख्स जो हैं अपने मजहबी जो भी उनके मकामात हैं उनको देखने के लिए। रियासत ने आपकी बड़ा उनको फैसिलिटेट किया है। एक पंजाबी कॉन्फ्रेंस हुई थी इसी 2-4 महीने पहले, शायद नवंबर में। और अब जश्न पंजाब फेस्टिवल है, हॉर्स एंड कैटल शो हो रहा है, पंजाबियत की बात हो रही है। और आपकी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं मरीम नवाज़, वो उनके जो जेस्चर्स लोगों को देखने को मिल रहे हैं। हमारी तरफ ये एक बहस का मौजू है, लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि देखें जी, पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर के, आप अगर सोशल मीडिया हैंडल से देखें तो वहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जी मेरे लिए तमाम मज़ाहिब के लोग काबिल एहतराम हैं और सब बराबर हैं, मेरे जिस्म का हिस्सा है। जी जी जी, ये हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। तो लोगों में एक एक्सट्रीम पॉजिटिविटी जो मुझे यहाँ पर भी देखने को मिली, एटलीस्ट जिनसे मेरा राब्ता हुआ है। मुमकिन है कि हम ख्याल लोगों में उठना बैठना है, तो शायद ये वजह होगी, पर जो मैंने महसूस किया है मैं वो आपको बता सकता हूँ जी। तो इंडिया पाकिस्तान का जो है पीस का जो मौजू है हमारा आज का, हाँ, इंडिया पाकिस्तान का जो पीस का मौजू है हमारा, कैसे हाउ कैन वी अचीव पीस। अब ये कहा जाता है कि इंडिया में इनको इंटरेस्ट है पीस में। हाँ हाँ हाँ, मतलब इंडिया में अब ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आज से 10-12 साल पहले शायद सिचुएशन मुख्तलिफ थी। तो क्या चेंज है और अब क्या किया जा सकता है? इज़ इट अ लॉस्ट कॉज, पीस का जो कॉज है? सच बात कहूँ तो कुछ ऐसा ही नज़र आता है। हाँ, वक्तन फ़वक्तन हमें इस तरह के इशारे ज़रूर मिलते हैं कि कुछ होने वाला है, मगर फिर जिस तरह के बयान हमें सुनने को मिलते हैं, जब मसलन अभी 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडारिटी डे पे जो यहाँ से बयानात आए, तो फिर हमारे जैसे जो लोग हैं जो एक तिनका तिनका इकट्ठा करके और कोई परिंदों का कोई घोंसला बनाते हैं, उसमें कुछ झट से कोई आग लगा के चला जाता है, ऐसा महसूस होता है। इंडिया के अंदर एक आम तासुर ये बन गया है कि हाँ, अब पाकिस्तान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान डजंट मैटर फॉर अस, पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स आर डेवलपमेंट। उनके पास कुछ है ही नहीं, उनको वो खुद बिलियन 2 बिलियन डॉलर के लिए यहाँ वहाँ से उधार लेते फिर रहे हैं, हमें क्या देना है उन्होंने। मुझे भी ये ताना दिया जाता है कि तुम्हारा भी एक दीवाने का ख्वाब है, ठीक है, एक नॉस्टैल्जिक लोग हो तुम, अपने उसी कैफियत में पड़े रहो, लेकिन होना शोना कुछ नहीं है। बिकॉज अब लोगों को ये महसूस होने लगा है कि देयर इज़ नो सिंसियरिटी फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड, सो वाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम। पीपल थिंक दैट वी हैव गिवन देम इनफ अपॉर्चुनिटीज इन पास्ट, एंड नाउ आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी appetite for establishing cordial relations with Pakistan। एक आम तासुर यही है, हुकूमती सतह पर भी हमें यही नज़र आता है। मैंने आज फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई कि पाकिस्तान को क्या नुकसान या फ़ायदा हो सकता है अगर इंडिया के साथ पीस हो। तो उस पर एक नौजवान ने जवाब दिया कि जी बीजेपी के आने से पहले जो है ना हालात बहुत बेहतर थे और अब जो है ना ख़राबी हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई बीजेपी के इक़्तिदार में आने से पहले क्या दूध और शहद की नहरें बह रही थी दोनों मुल्कों के दरमियान? आप कैसे देखते हैं इस आर्ग्यूमेंट को? जी बिल्कुल दुरुस्त है आपकी ये आर्गुमेंट। बदकिस्मती से इस मुल्क में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको बीजेपी के चश्मे से ही देखा जाता है, और खुसूसन मोदी साहब को ही ब्लेम किया जाता है कि जब तक मोदी साहब हैं हिंदुस्तान में इक़्तिदार में, तब तक इंडिया से कोई दोस्ती की बात हो नहीं सकती। अब तारीख हमें जो बताती है वो कुछ यही है कि यही मोदी साहब थे जब 2014 में इलेक्ट होकर आए, तो पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन इनकी जो थी उसमें पाकिस्तान कहीं भी फीचर नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो नवाज़ शरीफ साहब को वो अपनी ओथ सेरेमनी में नहीं बुलाते। तो उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब भी गए हिंदुस्तान, मोदी साहब खुद आ गए लाहौर एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे। लेकिन उसके बाद के जो मामलात हुए हैं दोनों मुल्कों में, तो उसके बाद तो फिर जी हमारे सामने है, आप देख लें एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से बदकिस्मती से जो टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं। तो
if there is anyone to be blamed, तो I would say कि Pakistanis are responsible for it. One has to be honest with themselves. पठानकोट एयरबेस पे ले लें, उड़ी, पुलवामा, you name it. और प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो मैंने पढ़ा कहीं कि मशवरा दिया गया था कि आप पाकिस्तान न जाएं, आपके पॉलिटिकल जो है करियर को, आपके पॉलिटिकल कैपिटल को इससे नुकसान होगा, बट ही टुक अ रिस्क। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बाद फिर हमने ये देखा कि हमारे एक पॉलिटिशियन ने नारा लगाया कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो अब क्या हम अब देखते हैं फिर क्या क्या किया जाए। वेल इससे पहले क्या किया जाए, ज़रा इस चीज़ को भी देख लें कि मोदी साहब के किन स्टेटमेंट्स को यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है। मसलन वो तमाम चीज़ें कि जो थोड़ी सी नेगेटिव लाइट में होती हैं, रीसेंट इलेक्शंस में जो उनके बयान थे उनको हाईलाइट किया जाता है। तो हाँ, ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है। मैं नहीं समझता कि सियासत के अंदर इस तरह की कोई जो गुफ्तगू है उसकी कोई गुंजाइश होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर सिटिंग एट सच अ हाई पोजीशन। लेकिन उनका ये बयान भी था कि आओ हम एक जंग लड़ें गुर्बत के ख़िलाफ़, जहालत के ख़िलाफ़, और देखते हैं कि पहले ये जंग कौन लड़ता है। सो अच्छा हो कि दोनों साइड्स दिखाई जाएं, हर चीज़ को हाईलाइट किया जाए, गुड बैड एंड अगली। मैं तो उसका कायल हूँ। और मोदी साहब से पहले भी हिंदुस्तान की जो आप बात कह रहे थे कि दूध और शहद की कोई नहरें नहीं बह रही थी हमारे दरमियान, तो इंडिया पाकिस्तान के जो ख़राब ताल्लुकात है उनकी शुरुआत मोदी साहब से नहीं होती, इतना तो हम सब जानते हैं। लेट्स फेस फैक्ट्स। मोदी साहब से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके एरा में क्या हुआ यहाँ पर, उनसे पहले वाजपेयी साहब थे, उस दौरान क्या हुआ। तो अब मोदी साहब को ही ब्लेम कर देना, मसलन आपके एक एक्स क्रिकेटर थे शाहिद खान अफरीदी, उन्होंने आपकी तरफ के कश्मीर में एक अपनी कोई बयान में ये बात कही थी कि जी मोदी बुरा है क्योंकि वो मज़हब की सियासत करता है, ये कहना था उनका। पर्सनली मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर मज़हब का अंसर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये बात पाकिस्तान से जब हो कि जी मोदी बुरे हैं क्योंकि मज़हब की सियासत करते हैं, तो फिर मेरे जैसा कोई नौजवान अगर ये कह दे कि क्या ये मोदी ने कहा था जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, वो तो आपके कौमी शायर थे, ये तो उनका बयान था। और ये इस मुल्क में तो सियासत में मज़हब और सियासत तो उसके बगैर तो फिर कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो बिल्कुल जी, ये तो अब क्या कहे कोई। अब उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। कभी कभार ये भी होता है कि जहर को जहर काटता है। अच्छा, आपके खिलाफ हमारे एक कालम नवीस हैं इजहारुल हक, जी जी, शायर भी हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। उन्होंने डॉक्टर इश्तियाक के और आपके खिलाफ एक कालम लिखा, मैंने फिर उसका जवाब लिखा काफ़ी डिटेल, उसमें भी मैंने शाहिद अफरीदी के इस बयान का हवाला दिया था। और इजहार साहब ने कहा कि जी ये जो है अरविंद सहारन जो है ये पाकिस्तान का एक दुश्मन सहाफ़ी है। तो मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा जी अगर वो पाकिस्तान का दुश्मन है तो फिर पूरी दुनिया में मुझे कोई एक बंदा ऐसा दिखा दें जो पाकिस्तान का दोस्त हो। उसके बाद मैंने सुना कि आपकी दोस्ती भी हो गई, आपने उनका इंटरव्यू भी किया, तो वो तजुर्बा कैसा रहा? फिर औरिया मकबूल जान का आपने इंटरव्यू किया, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? जी, इजहार साहब ने जो आर्टिकल लिखा था उसमें उन्होंने यकीनन इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल किया। तो मैंने फिर आपसे उनका कांटेक्ट नंबर लिया, हमारी बात हुई और बड़ी तफसीलन बात हुई। मैंने कहा इजहार साहब, मैं तो पाकिस्तान का हमदर्द समझता हूँ अपने आप को, आप ही के मफाद में जो बात है मैं वो करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं दुश्मन हूँ तो फिर आप ज़रा एक बार जायज़ा ले लें कि दोस्त किस तरह का होता है। तो मैंने कहा ठीक है, आप अगर एक दफ़ा अगर कोशिश करें, अगर आप मुझसे कोई ऑनलाइन हम बैठ के और बात कर सकें। उसके बाद उन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया है। वो अक्सर अब मुझे फ़ोन करते रहते हैं। कंग्रेचुलेशंस। हाँ बिल्कुल जी, वो फ़ोन करते रहते हैं और वो अब ऑस्ट्रेलिया में और पाकिस्तान के दरमियान अपना वक्त बिताते हैं। तो जब कभी भी हिंदुस्तान के हवाले से कोई गुफ्तगू होती है वो मुझसे थोड़ी बहुत रहनुमाई वहाँ की सियासत के बारे में हासिल कर वो जो है वहाँ पे करते रहते हैं। एक दफ़ा तो उन्होंने कहा कि मैं इतना इम्प्रेस हुआ हूँ, ये जो ओलंपिक मेडलिस्ट थे हमारे अरशद नदीम और वो जो चोपड़ा साहब नीरज,
तो उन्होंने कहा कि अरविंद मैं इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखूंगा कि अब कोई ओलंपिक डिप्लोमेसी भी होनी चाहिए दोनों के दरमियान। उन्होंने वो आर्टिकल लिखा, बड़ा उम्दा आर्टिकल है उनका, वो आपको आज भी मिलेगा। ये तो बात उनकी है। औरिया मकबूल जहान साहब की आप बात कर रहे थे, हाँ उनके ख्यालात थोड़े से एक्सट्रीम हैं। वो कुछ अजीब किस्म की कोई बातें करते रहते हैं कि जी ये जंग होनी चाहिए और वो पहले ये होता था कि शायद हमारे तरफ के लोग इन्हें देखते नहीं थे, लेकिन जब से इन्हें पता चला है कि हिंदुस्तान में इनको लाखों में नहीं करोड़ों में देखा जाता है, और फिर मेरे जैसा शख्स जब इनसे कोई बात करता है, कोई मुकालमा करता है, तो अब ये थोड़ा मोहतात होकर बात करते हैं और ऐसी बात नहीं करते जिससे कि दिल आज़ारी हो। अब सारा ठेका हम ही ने तो नहीं लिया हुआ। मैंने कहा थोड़ा बहुत आप भी उठा लें, कि थोड़ा बहुत सेंसिटिविटीज़ का आप भी ख्याल रखा करें औरिया साहब। तो बड़ा अच्छा उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था अफ़गानिस्तान को लेके, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। वो 20 साल तक तालिबान के साथ रहे, तालिबान की हिमायत में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, और तालिबान आ भी गए फिर। तो हमने एक प्रोग्राम किया, माफ़ करें बात थोड़ी लंबी हो गई है। तो जब तालिबान की आमद हुई तो हमारे एक फ़ौज के एक थिंक टैंक है, उसमें USI यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन, तो मैंने एक प्रोग्राम किया, उसमें मेजर जनरल BK शर्मा साहब को भी बुलाया और यहाँ से औरिया साहब थे। हम जानना चाह रहे थे कि तालिबान किस तरह से सोचते हैं। तो तालिबान की जो साइकी है वो औरिया साहब से बेहतर मैं नहीं समझता इस मुल्क में कोई जानता है। तो मैंने अपनी जो बात की तो उसमें काफ़ी हद तक अपने आप को उनके साथ खड़ा पाया कि ये चलें ठीक है, इख्तलाफ अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो कह रहे हैं होता तो वैसे ही दिखाई दे रहा है। और उसके 20-22 दिन बाद तालिबान आ भी गए। तो हाँ, उनसे बात होती रहती है। एक जहाँ कहीं उनसे किसी बात पे मेरा थोड़ा बहुत ये कह लें कि नाइत्तफाकी हुई, तो मैंने उनसे कह दिया कि औरिया साहब बात ये है कि अल्लाह ताला का, वो थोड़े मजहबी किस्म के इंसान हैं, तो उनसे उन्हीं के लहजे में अगर बात करें तो फिर वो शायद बात समझाने में आप कामयाब हो सकते हैं। तो मैंने कहा औरिया साहब, अल्लाह ताला का कुरान मजीद में ये वादा है मेरे जैसे लोगों से कि आपने जहन्नम में जाना है। तो जहन्नम में जाने की मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे दर्जात जो हैं अल्लाह ताला ने जहन्नम में वो मुनाफिकों से बुलंद रखे हैं, उनसे ऊपर रखे हैं। इस बात की मुझे इतनी खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो वो इस बात के कायल हो गए। वो कहते हैं आप अगर पास में होते तो मैंने आपको सीने से लगा लेना था। भाई क्या बात कही है आपने। मैंने कहा जी मेरा ठीक है, वो बात उनको बड़ी पसंद आई। मैंने कहा जी मेरा काफिर होना जो है ना वो ज्यादा बेहतर है किसी के मुनाफिक होने से। तो मैं काफिर जरूर हूं, मुनाफिक नहीं हूं औरिया साहब। तो आपने जो कहा बदकिस्मत, वो हो गया है सब कुछ, लेकिन मैं फिक्रमंद हूं वहां की खवातीन के लिए, वहां की बच्चियों के लिए, उनकी तालीम के लिए। आपको क्या लगता है कि तालिबान क्या ये सब कर पाएंगे? इस बात का जवाब उनके पास था नहीं कोई। सही। अच्छा, आपका एक और टाकरा भी हुआ था जिसमें कोई फिल्म एक्टर्स थे, वो टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे थे, तौकीर नासिर थे शायद, और फिर जावेद जब्बार के साथ जो आपका एक डायलॉग हुआ लास्ट विजिट में, उसके बाद फिर हम ओपन करते हैं Q&A के लिए। जी जी, तौकीर नासिर साहब और सैयद नूर फिल्म डायरेक्टर हैं आपके बड़े मशहूर। उनका नाम मुझे बताया गया तो बाद में मैंने उनकी एक फिल्म भी देखी, चूड़ियाँ। कोई खासा अच्छी नहीं लगी मुझे, बट ठीक है। यहाँ बड़ी हाइप थी उसकी। यहाँ बड़ी हाइप थी, मुझे इतनी कोई इम्प्रेस नहीं किया उस मूवी ने। बट एनीवेज, वो बात ये थी कि मैंने प्रोग्राम में कह दिया कि जी हम एक ही लोग हैं, एक ही हमारी तारीख है, एक ही हमारा कल्चर है। मैं ये नहीं कहता कि हम इस पार्टीशन को अनडू करें इन द पॉलिटिकल सेंस, लेकिन कल्चरली तो हम इसे अनडू कर सकते हैं। बिकॉज देखें, और फिर उन्होंने कहा नहीं जी हम ये दो कौमी नज़रिया इसीलिए आया था और आप एक अलग हैं और हम अलग हैं। तो फिर मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आपको किसी यहाँ पे चीनी को या किसी अरबी को बिठाना चाहिए था। भाई मुझे क्यों बुलाया है इस प्रोग्राम में? द फैक्ट दैट कि वी स्पीक द सेम लैंग्वेज, वी आर द सेम पीपल, हमारे ज़बान, बूदोबाश, खाना पीना, हमारी हर चीज़ एक जैसी है। तो इसमें तो मैं दो कौमी नज़रिए की यहाँ पे मुखालफत करने नहीं आया, लेकिन वो ठीक है, आपका एक नज़रिया है। लेकिन ये भी एक सच है कि आज के दौर में आपकी मुख्तलिफ शिनाख्त हो सकती है। आप एक पाकिस्तानी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ एक सब कॉन्टिनेंट के शहरी भी हो सकते हैं,
इसमें आप अगर माफ़ करें, मैं यहाँ किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाह रहा, लेकिन इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, आप इस मुल्क से बाहर किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको देखकर कोई अंग्रेज़ या कोई अरबी ये नहीं कहेगा कि देखो देखो कोई पाकिस्तानी जा रहा है। आपको देखकर सबने कहना यही है कि जी कोई हिंदुस्तानी जा रहा है, ये इस खित्ते की पहचान है। तो दिखते हम एक जैसे हैं, तो जो बड़ा मुल्क है उसी से ही आपको रिलेट किया जाएगा। हाँ, 78 ईयर्स हुए हैं पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन उससे हमारा जो डीएनए है और जिस तरह से हम दिखते हैं वो तो चेंज नहीं होता। अब उनका ये कहना था कि नहीं 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 जी, दो कौमी नज़रिया इसीलिए था और हम दो अलग अलग कौमें हैं। तो मैंने कहा दिलीप साहब को निशाने इम्तियाज़ क्यों दिया फिर आपने? आपके क्या लगते हैं वो तो हिंदुस्तान के एक एक्टर हैं। आपका अगर हमसे कोई लेना देना ही नहीं है तो दिलीप साहब को निशाने इम्तियाज़ देने की क्या ज़रूरत थी? अब इस बात का जवाब उनके पास था नहीं, उसको जवाब दे हो भी नहीं सकता। दिलीप साहब जितने हिंदुस्तान के हैं उतने ही पाकिस्तान के हैं। जितनी मोहब्बत उनसे हिंदुस्तान में की गई उससे कहीं ज़्यादा शायद पाकिस्तान के लोग करते हैं। तो बस क्या कहें जी, अब ऐसे लोग हैं, दे स्टक इन टाइम। और मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को पीछे छोड़ देना चाहिए। अब नौजवान नस्ल को आगे आना चाहिए, उन्हें खुलकर इस बात का इजहार करना चाहिए कि यार देयर इज नो हार्म, आई एम अ पाकिस्तानी बट एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो अ साउथ एशियन। मैं इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक शहरी हूँ, तो इट्स ओके। यू कैन हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज इफ यू कैन हैव मल्टीपल पासपोर्ट्स and you can be an Australian and a Pakistani at the same time, an American and a Pakistani. Why not associate yourself with India too? हम में से क्या बुराई है भाई, आप जैसे ही लोग हैं। अच्छा, जावेद जब्बार के साथ भी आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सचेंज हुई थी और वो एक्सप्लेन करती है पाकिस्तानी साइकी को एक तरह से। जी, वो एक बड़ा एक दिलचस्प किस्म का हमारा टाकरा हुआ। मैंने सोचा नहीं था कि उस तरह से होगा। द थिंग इज कि I actually remember that day very clearly. So it was 13th of December 2018. We met over a brunch in Karachi. And Javed Saab came on the table and he said, "Oh, today is a wonderful day. BJP has lost elections in the 3 key states of India." So I said, Javed Saab, you seem to be very happy about the fact that BJP has lost the election. May I know what is the reason behind this happiness? Arvind, BJP is a communal party. We would prefer India to be governed by a secular party like Congress. So I said, Javed Sahab, about whom are you particularly worried about if BJP comes into power? And his response was, oh, I'm worried about all the minorities of India. I said, Javed Sahab, perhaps you can be a little honest. Are you worried about the Indian Muslims particularly? He said, oh yes, I am worried about the Indian Muslims. To which I replied, Javed Sahab, equally, I'm also worried about the minorities of Pakistan. Wouldn't it be great if Pakistan too were to be a secular country and governed by a secular party? He said, no, we are an Islamic nation. I said, how convenient, Javed Sahab. How convenient. आपने तो एक सेकंड नहीं लगाया ये जताने में that you are an Islamic nation. Well, guess what? The majority community of India is simply not interested in this notion of one-sided secularism. When the minority itself considers secularism, quote unquote, as a gali, A dirty word. a dirty word, you know, I'll say a gali. It is a gali. Everyone understands here and around in India and Pakistan. It is considered, it is frowned upon. So I said, perhaps we need to rethink our strategy. You can't expect India to be secular. Although I would like not just India but the entire world to be secular. Democracy cannot function without, secularism. वो एक माँ की तरह है जिसके लिए उसके तमाम बच्चे बराबर हैं। आप ये फ़र्क नहीं आप जो हैं कर सकते हैं कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये कोई सिख है, ईसाई है, उसके लिए उसके तमाम बच्चे बराबर हैं। अगर आप हिंदुस्तान को एक सेकुलर रियासत के तौर पे देखना चाहते हैं तो बहुत सारे हिंदुस्तानी भी हैं जो आपको भी वैसे ही देखना चाहते हैं। और ये अलमिया जो है ये मेरे ख्याल से अब इतना
कॉमन हो चुका है कि लोग समझते भी नहीं कि इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। यस इस पे मैं ओवरसीज पाकिस्तानी से मैं हज़ारों से मिला हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे अच्छी लगती है इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ आप रहते हैं। वो कहते हैं जी हमें यहाँ का सेकुलरिज्म, यहाँ के इक्वल राइट्स, जिस तरह से हमें यहाँ पे बराबरी के जो है मौके दिए जाते हैं, वो सब हमें बड़ा फैसिनेट करते हैं। तो मैंने कहा कि ओके, हाउ अबाउट पाकिस्तान भी अगर सेकुलर हो तो। अब उस बात का जो जवाब है वो उनके पास कहते हैं नो नो नो, पाकिस्तान इस्लामिक चाहिए। क्यों भाई, क्यों चाहिए पाकिस्तान इस्लामिक? आप ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं अगर इस्लामिक है तो फिर आप रहें। अब जैसे कोई, मैं अपने बारे में बात कहूं, कोई अगर मुझे कहे कि इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वेल फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं न्यूजीलैंड में रहता हूं, इट इज़ अ सेक्युलर कंट्री। इंसान की जिंदगी में कॉन्ट्रोडिक्शंस नहीं होने चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज पैक माई बैग्स and go to India and then work for those who are trying to make India a Hindu राष्ट्र। ये इतनी सी बात शायद पता नहीं समझ क्यों नहीं पाते लोग। अच्छा सेकुलरिज्म तो है ही माइनॉरिटी के दिफा के लिए। अगर मैं न्यूजीलैंड के अंदर बैठ के सेकुलरिज्म को गाली दूंगा तो मुझे क्या हक है? मुझे वहां के जो सो कॉल्ड क्रिश्चियंस हैं, वाइट लोग हैं, उनके तो वो व्हाट इफ दे से टुमारो दैट ओके विल बी अ क्रिश्चियन स्टेट, देन व्हाट? सो स्टेट, मॉडर्न नेशन स्टेट्स तो होते ही सेक्युलर हैं। आपको याद है कि हम एक ऑनलाइन डिस्कशन में इकट्ठे थे, तो उसमें भी जावेद जब्बार साहब ने कुछ इसी तरह की बातें की। कहते हैं जी कि पाकिस्तान में लोग फंडामेंटलिस्ट पार्टियों को, रिलीजियस पार्टियों को वोट नहीं देते। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं लेकिन आर्ग्यूमेंट आपने बड़ा वीक दिया है। हमने तो 80 साल पहले ये नारा लगा दिया था। मुस्लिम लीग ने जो नारा लगाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिसने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया उसका निकाह टूट जाएगा। तो ये नारे तो हमने 80 साल पहले लगाए थे। आप ये कह रहे हैं कि हम कभी वोट नहीं देते मुस्लिम पार्टियों को या रिलीजियस पार्टियों को या फंडामेंटलिस्ट पार्टियों को। वेल, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत ये पार्टीज हैं वो तो एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पार्टीज उस दायरे से बाहर कैसे हो सकती हैं? कौन सी ऐसी पार्टी है मसलन यहाँ पे जिसको आप कह सकते हैं कि ये सेक्युलर पार्टी है? क्या और क्या उनके जो कायद हैं वो ये कह सकते हैं बबांगे दोहल कि हाँ हम सेकुलरिज्म के दिफा में खड़े हैं एंड वी कंसिडर आवरसेल्व्स अ सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी? आई डोंट थिंक सो। इंडिया के अंदर कम से कम एक आंख की शर्म है अब तक। दे डोंट से भारतीय हिंदू पार्टी, इट इज़ भारतीय जनता पार्टी। जनता मीन्स आवाम, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल इक्विवेलेंट है। और उनके मंशूर में भी ऐसा सच कोई बात है नहीं। कोई आई हैव नेवर रेड एनीथिंग, अगर कोई प्लीज़ मुझे दिखाए कोई हिंदू राष्ट्र की। हाँ, वो बात करते रहते हैं यहाँ वहाँ, ये ज़रूर है, ये मैंने ज़रूर सुना है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आई टेक इमेंस प्राइड इन इट। वो सबको इक्वल सिटीजनशिप का मौका देता है। बहुत सारे लोगों को जो है इस बात पे शायद जान के हैरानी हो कि जिस प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में आप ये कहते हैं कि जी वो मुस्लिम्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, सो आप अगर जाके प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप देखें कि उनका जो डाटा है अगर आप वो देखें तो ऑलमोस्ट क्लोज टू आई थिंक 70% स्कॉलरशिप्स मुस्लिम्स को मिलती हैं। मैं नहीं समझता कि इस बात को यहाँ पे इतना कोई हाईलाइट किया गया इस मुल्क में। हाँ ठीक है, एक डाउन साइड ज़रूर है, लेकिन देखें जी सोशल साइंसेज में अरशद महमूद साहब बैठे हैं, मुझे कोट करना पड़ेगा इनको, यही कहते होते हैं मुझे कि अरविंद 2 + 2 4 नहीं होते हैं सोशल साइंसेज में। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक लंबे अरसे तक हम जो हैं सियासत करते रहें मज़हब की और सामने से रिएक्शन ना आए। तो आगे बात होती है, आई एम श्योर किसी न किसी के पास सवाल होगा, उस पर बात हो जाएगी। जी, उसमें एक मसला हमारा ये भी है कि हम 25 करोड़ का मुल्क है। मैं कई दफ़ा अपने शो में भी ये बात कर चुका हूँ कि एक एकेडमिक एक्सपर्ट हमारे पास नहीं है इंडिया का। हमारे एक टीवी शो में एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हारून रशीद, वो कह रहे थे कि जी इंडिया की 40 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। तो उनके जो साथी थे ना, उन्होंने बड़ा डरते डरते कहा सर 40 ज़िले होंगे। कहते नहीं नहीं, मेरा होमवर्क इतना भी ख़राब नहीं है। और उस वक्त 29 स्टेट्स थी इंडिया में, 28 हैं, अब 28 हैं। कश्मीर की जो है उन्होंने स्टेट का ख़त्म किया। तो अब मेरा ख्याल हम ओपन करते हैं जी। तो प्लीज़ आइडेंटिफाई योर सेल्फ, और जब माइक आपके पास आ जाए तो ब्रीफ क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज़।
So welcome to Pakistan. I would like to say that I would have loved to hear that this mentality, the people we have talked about recently, this is on the same side, matlab, not only here, but there as well. And the second thing, it is emotionally understandable for a person like me or everyone sitting here who is like a bit intellectually aware of things. But what about the people who are not very much aware and like they जो गांव के लोग हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं हुआ, how would they understand that we should live peacefully? Like what would be the reality based strategy to achieve peace rather than these emotional statements? इससे पहले भी आप कुछ कह रहे थे, if you could say that Yes, as well. exactly. Like I was saying that it is not from One you- side. Exactly. Like it felt like that this is mostly on Pakistan, but it is also on the same side. On that side, there are also issues. But like the Champions Trophy happening, Okay. it's like the political things, everything, and even Indian lectures are not available for Pakistani students. If we want to access Indian lectures, we have to use VPN and these kind of things. So Sorry, I'm failing to understand your question. So what you're saying is that Pakistan is not to be blamed on its own. Indians are also equally responsible for spreading this hatred. Am I Exactly. understanding you right? Exactly, like it's from the same both sides, Okay. not only from Pakistan. Yeah. Well, let me tell you, I don't think the majority of Indians or Pakistanis hate each other. Your perceptions are truly based on the mainstream media on both sides, maybe some newspapers, or maybe you watch certain individuals who are propagating hatred on both sides. The common man in India or Pakistan is struggling to make the ends meet. They are struggling for their bread and butter. Nobody has that much time. And let's face facts. I've been here for almost a week now. I've met with countless Pakistanis, not encountered a single person so far who hates India. एक छोटा सा एग्जाम्पल उर्दू में दे दूं ताकि बात थोड़ी दूर तक चली जाए. यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए बेरा इंटरचेंज पे I wanted to try KFC just to see the difference, between here and the KFC in India and in New Zealand and some other places. So I was looking at the menu. मैं जब मेन्यू को देख रहा था तो वो जो शख्स जो था काउंटर पे वो मुझे देख रहा है कि भाई इतना छोटा सा मेन्यू है, देखने वाला क्या है, ये बंदा यहाँ का नहीं लगता है, ही इज़ नॉट फ्रॉम हेयर. सो उसने मुझसे पूछा, सर क्या देख रहे हैं, आपको आप लगता है पहली दफ़ा आए हैं यहाँ पे. मैंने कहा हाँ जी पहली दफ़ा आया हूँ. तो कहते यहाँ के तो नहीं है, फिर आपको तो पता होना चाहिए था हमारे मेन्यू में क्या है, लोग इतना टाइम नहीं लगाते हैं. तो मैंने कहा मुझे नहीं पता. तो कहते हैं अच्छा तो आप फिर इंडिया से आए हैं. तो मैंने कहा आपको कैसे पता. वो कहते जी हाँ ये ज़बान तो फिर यहाँ कोई नहीं बोलता, इधर चीन है, पीछे अफगानिस्तान, इस साइड में ईरान. मैंने कहा जी मैं इंडिया से आया हूँ. सो हिज रिस्पॉन्स वॉज आप बैठें प्लीज़, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपके लिए जो भी अच्छा है यहाँ पे सारा लेकर आते हैं. तो ये है वो मेंटेलिटी कॉमन मासेस की. मिठू नाम का एक शख्स मुझे मिला, किसान है यहाँ पे, मैं जिनके यहाँ पे रुका हुआ था लाहौर में, उनके खेतों में काम करता है. तो मैंने पूछा मिठू कैसी गुजर रही है, खेती बाड़ी कैसी है. तो उसने कहा बहुत मुश्किल है सर, डीएपी जो खाद है 14,000 की हो गई है. मेरा रिस्पॉन्स था कि हमारे यहाँ तो 1350 रुपये का बैग मिलता है. अगर आप करेंसी का जो डिफरेंस है वो भी ले लें तो 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. 14,000. तो सर मसला जो है वो मिठू जैसे लोगों का है, मसला रोजी रोटी का है. मसला जो है वो नहीं है जो आप और मैं 24 घंटे मीडिया में या कहीं और देख रहे हैं. मसला वो है गरीब आदमी का. अब आप देख लें, आप में से अगर कोई नफरत करने वाला हो मुझसे तो हाथ खड़ा करे जी, मेरा नहीं ख्याल कोई मिलेगा. आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान गए हैं तो बहुत आपको मोहब्बत मिली. हाँ मैं ये भी कह दूं कि ऐसे लोग हैं, लेकिन इंसान की जो अप्रोच है वो बड़ी सिंपल होनी चाहिए. आप अच्छे हैं तो जग अच्छा है. थैंक यू. So can I ask another question? Like just a short question that I would like to ask, like for everyone who's watching, like why would you believe that if partition wouldn't have happened, things would have gone nicely?
ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वेल देखें, मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी ऑन बिहाफ ऑफ सो मेनी पीपल। मेरी ज़ाती राय हो सकती है, इट इज़ पर्सनली मे बी एन इमोशनल थिंग फॉर मी कि मैं ये कहूँ कि पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो जी आखिर कौम के जो बड़े हैं उनका फैसला था। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान बन गया है, इट इज़ अ रियलिटी, लेट्स फेस फैक्ट्स। ग्लोबल मैप पे है, इट हैज़ बीन देयर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और शायद आप सबको सुनने में अच्छा लगे, मालिक कायनात पाकिस्तान को भाग लगाए, मैं तो यही चाहूँगा, ठीक है जी। तो मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए था। हाँ, जिस तरह से हुआ वो नहीं होना चाहिए था। घर में लोग अलायदगी इख्तियार करते हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम कत्लो गारत करके और अपने अपने रास्ते पे जाएं, वो ठीक नहीं था। बाकी ये है कि मॉडर्न नेशन स्टेट्स में से नई नई स्टेट्स रोज़ बनते हुए हम देख रहे हैं। तो जो बात मैंने पहले कही कि कल्चरल सेंस में पार्टीशन को अंडू करने की ज़रूरत है, नॉट इन द पॉलिटिकल सेंस, इन सोशल सेंस, इन इकोनॉमिक सेंस, कि अगर हमारे यहाँ से सब्जियाँ सस्ती मिल रही हैं आपको, तो भाई उनको दुबई से ला के और फिर आप यहाँ पे वही चीज़ इतनी महंगी हो जाती है। वो एंड यूज़र जो है उसके बारे में ख्याल रखें, वो एक गरीब तरीन शख्स है जो चीज़ आपको 25 रुपए में मिल सकती है उसके आप 150 रुपए क्यों दें। इतनी सेंसेस, इतनी उम्मीद रखना अपने हुक्मरानों से, इज दैट टू मच? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। तो ट्रेड होनी चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्शंस होने चाहिए, वीज़ा पॉलिसी थोड़ी रिलैक्स हो। साख हमारे दरमियान एक बहुत अच्छा मॉडल है, इस रीजन की प्रॉस्पेरिटी उसी में लाई करती है। हमने हाईजैक किया हुआ है इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी ने उस पूरे फोरम को, सो वी आवरसेल्व्स आर टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मेरे ख्याल से यहाँ बैठ के अगर मैं अपना क्रिटिकल एनालिसिस करूँ एज एन इंडियन, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा मोर देन द पाकिस्तानीज। हम अपनी बात करें, हमारे अंदर कोई कोताही है तो उसको दूर करें, आप अपनी तरफ देखें। एक दूसरे पर तो कीचड़ उछालने के लिए सियासतदान ही बहुत हैं जी। अच्छा, पार्टीशन पे मैं अगर थोड़ा सा ऐड करूं, पहले ये था कि जी पाकिस्तानी ये कहते थे जी हमने हिंदुओं से भी लड़के आज़ादी ली और अंग्रेज़ों से भी लड़के ली। अब जो है एक ऐसी स्ट्रेन पैदा हो गई है, आयशा जलाल जिसकी बड़ी चैंपियन है, कि जी जिन्ना साहब तो पार्टीशन चाहते ही नहीं थे, वो तो नेहरू ने पार्टीशन इम्पोज की, वो पटेल ने की। तो एक ये भी है, बहुत सारे लोग फेसबुक पे मुझे ये कहते हैं कि जिन्ना साहब ने तो कैबिनेट मिशन प्लान मान लिया था। ये अलग बात कि किस तरह माना था, उसमें मानते वक्त भी ये कह दिया था कि पाकिस्तान रिमेन्स आवर अनअल्टरेबल गोल। एब्सोल्युटली। तो ये भी है, और फिर ये भी चीज़ है कि पटेल एक्चुअली प्रिवेल्ड ऑन गांधी एंड नेहरू कि जी पार्टीशन जो है ना ज़रूरी है अब। और ये जो सेपरेटिज्म का जरासीम है, जो जर्म्स हैं, वो इतने फैल गए हैं मुसलमानों में, अब अगर हम इनको इकट्ठा रखेंगे तो ये नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली सरदार शौकत हयात हिमसेल्फ टोल्ड मी। जी, 14 जून 1947 की कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सेशन जो है उसमें सरदार पटेल का जो एड्रेस है वो बड़ा नोट करने वाला है। वो आई डोंट रिमेंबर द एंटायर, मैं यहाँ पे पढ़ के सुना सकता था, बट उस ऑल इन ऑल वो यही कहते हैं कि मेरे जो 9 महीने रहे हैं ऑफिस में, उसमें मैं इतना मुतमईन हो चुका हूँ कि मुस्लिम लीग के लिए जो मुस्लिम ऑफिशियल्स हैं फ्रॉम टॉप टू द बॉटम वो सारे काम कर रहे हैं। और लेट्स फेस फैक्ट्स कि एक पाकिस्तान हमारे दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है पंजाब और बंगाल में। सो हमें चाहिए कि हम इस पार्टीशन को एक्सेप्ट करें एंड वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑलमोस्ट 75% इंडिया एंड द मुस्लिम लीग will be responsible for the rest. Along these lines उन्होंने बात की थी। तो हाँ ठीक है, हो गया। मेरे ख्याल से अब हमें इस हिस्ट्री में अब नए रेफरेंस पॉइंट्स ढूंढने की ज़रूरत है। आई थिंक पार्टीशन, सब्सिक्वेंट जो वॉर्स हुए हैं, उसके बाद जो कुछ हुआ है, फिर अभी रिसेंट टाइम्स में 5 अगस्त 2019, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। हमें नए रेफरेंस पॉइंट्स लाने होंगे, तभी शायद हम आगे बढ़ सकते हैं। नैरेटिव आप जैसे अगर लोग जो हैं इस मुल्क में, एक चीज़ मैंने और देखी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोई वर्ड्स यूज़ होते हैं तो इधर पढ़े लिखे लोग कहते हैं नैरेटिव। हर कोई मुझसे पूछ रहा है आपका नैरेटिव क्या है, आपका बयानिया क्या है। तो ये बयानिया और नैरेटिव के अंदर ही पूरी कौम फंसी पड़ी है। तो वो आप ही ने सेट करना है कि अब आपका बयानिया क्या होना चाहिए।
इंडिया ने जो किया सो किया। एक थोड़ी सी वो इकबाल ने जो बात कही थी कि जी कि इस खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन लें, तो बात ये है सर कि 5 अगस्त 2019 को एक जो कुछ भी हमने एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 की शक्ल में, आपकी मिलिट्री क़यादत का एक बयान है उस पर कि हमने तो कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या आर्टिकल 370 को माना ही नहीं, मेक्स नो डिफरेंस टू अस। लेकिन सिविलियन जो आपकी क़यादत है वो कह रही है कि जब तक आप उस पर वापस नहीं जाते तब तक हमारे दरमियान कुछ आगे हो नहीं सकता। तो इससे होता ये है कि एक क्लैरिटी नहीं मिलती एज अ स्टेट, हम किसको देखें, किसकी तरफ देखें कि कौन क्या कह रहा है, और अपने आप को बंद गली में नहीं धकेलना चाहिए। वन शुड लीव सम रूम फॉर सम सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशन, ताकि वहां से कोई बात हो। आप देखें जो 1949 में भी कराची एग्रीमेंट हुआ था, आपने भी तो वो तशख्खुस है कश्मीर का, वो चेंज कर दिया था कराची एग्रीमेंट में, जब जीबी और आपकी तरफ का जो कश्मीर है वो अलायदगी उसमें हुई, तो इंडिया ने कर दिया अपनी तरफ। फैक्ट रिमेन्स कि वो हिस्सा इंडिया के पास रहा है और ये हिस्सा आपके पास रहा है। मैं ये कहता हूं कि ये जो बड़े बड़े इश्यूज हैं ये बड़े लोगों पे छोड़ दें, हमारे जैसे लोगों को ये देखना चाहिए कि आम आवाम का मुफाद जिस चीज में है उस पर बात की जाए। शुक्रिया। वेलकम टू पाकिस्तान अरविंद साहब। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इसको हम थोड़ा सा जो इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारे भी दोनों साइड के, बल्कि मैं इसको बांग्लादेश को भी शामिल करूँगा, वो बहुत ज़्यादा सतही अंदाज से क्या चीज़ों को नहीं देखते। क्या हमें डेटा को उठा के नहीं देखना चाहिए कि 1757 की जंग प्लासी में हिंदू और मुसलमान दोनों साथ थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ लड़े वो। 1857 की वॉर में क्या हिंदुओं और मुसलमान क्या साथ नहीं थे, ठीक है। फिर उसके बाद भी जो तहरीकें चलती रहीं, मतलब हम आपके जो हीरोज़ हैं, हमारे भी जो हीरोज़ हैं, उसमें सिख भी थे, उसमें हिंदूज़ भी बहुत सारे हैं। ये मेरा जहाँ तक मैंने स्टडी किया है और मैं समझता हूँ कि ये कोई 85-90 साल पहले जाके नैरेटिव 1940 के बाद जाके हुआ है। बल्कि उसके बाद भी आप देखें, सुभाष चंद्र बोस मुसलमानों का भी उतना ही बड़ा लीडर था। वो जो उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं उसमें मज़हब का तो नैरेटिव बहुत बाद में शामिल हुआ है। ये तो मैं समझता हूँ कि ये ब्रिटिश जो एक उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, ये पूरा मैप उन्होंने पहले से बना दिया था। क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो हारे हैं ना, उनको अंदाज़ा हो गया कि अब हम इसको नहीं चला सकते हैं, इतने बड़ी कंट्रीज को अब नहीं रख सकते हैं, तो उन्होंने पूरा इसी तरह से मैप डिज़ाइन किया कि इसको हम डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हिस्ट्री है, इतने साल से ये लोग साथ रहे हैं, आगे जाके ये यूरोप को एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका इसमें ब्रिटिश जो है उसको आप कितना इसमें उनका क्या रोल समझते हैं आज के मैप को और आज की सारी चीज़ों को देखते हुए? थैंक यू। मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने अपनी किताब में दे दिया है कि जो नेगोशिएशंस हुई हैं और पाकिस्तान को बनाते वक्त, और क्या वो रीजंस थे कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया, बेहतर होगा कि आपके यहाँ पे सामने डॉक्टर परवेज़ हूद भाई बैठे हैं, आप इन्हें ही दावत दें और इनके मुंह से अगर ये सुने, सो आई एम श्योर ये आपको एक ऐसा स्केच बना के देंगे कि जो आपके जहन में हमेशा फिट हो जाएगा। तो वो रीच में है, तो ये मेरा डॉक्टर देखें जी, वो आप अच्छा ये चाह रहे हैं कि मुझे इसके बाद फौरन यहाँ से पैक करके इंडिया भेजा जाए, हैं? तो अगर देखें जी पाकिस्तान क्यों बनाया गया, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर आप पढ़ लें, उसके बाद में जो कुछ हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, एक थ्रेट तो था यहाँ पे कम्युनिज्म को स्प्रेड होने का, उसको रोकने के लिए पाकिस्तान के लिए, वेल मेरा थीसिस नहीं है, लेट मी जस्ट fire this shot over Dr. Ishtiaq Ahmed's shoulder and probably some of the other intellectuals who are sitting here. So ये आपके अपने जो historians हैं, intellectuals हैं, ये उनका thesis है कि पाकिस्तान को कम्युनिज्म की स्प्रेड रोकने के लिए बनाया गया। इधर चीन था, उधर सोवियत यूनियन था, वो आज नहीं तो कल ये हमारे वार्म वाटर्स में उन्होंने आना था, तो उसके 20 साल बाद देख लें क्या कुछ हुआ है अफगानिस्तान में, सब्सिक्वेंटली क्या कुछ होता आया है। सो पाकिस्तान हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल in that frontline state, जी तो वो ब्रिटिश पॉलिसी, अमेरिकन पॉलिसी ही है। ये इसी की मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जब आगे थोड़ा देखते हैं 50s में जाके, व्हाट हैपेंड टू कोरिया, देन व्हाट हैपेंड इन 60s इन वियतनाम। तो मैं समझ गया आप मुझसे क्या कहलवाना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है मौजूद से हट जाएंगे। हाँ जी, हट जाएंगे, बात ये है, सॉरी।
जी, मेरे नज़दीक तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। मैं नहीं समझता हूँ कि बरतानिया की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान बने। हाँ, शायद कुछ लोगों की ख्वाहिश हो वहाँ, लेकिन इट वाज नॉट द मेजर इशू। द मेजर इशू वाज दैट इट वाज द मुस्लिम्स हु वांटेड अ सेपरेट होमलैंड, और जिन्ना साहब का इस पर इसरार था। और वो लोग जो कहते हैं कि जिन्ना साहब एक अलग पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते हैं, पता नहीं वो किस दुनिया में रहते हैं और क्यों वो इतने जो हकायक हैं उससे मुंह मोड़ते हैं। बहरहाल वो एक लंबी बहस है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए ब्लैक होल में, और बड़ी जो अहम बात की आपने कि जब मज़हब और सियासत को नथी किया जाता तो उसके कई असरात निकलते हैं। एक तो हम पाकिस्तान में ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे फौजियों और पुलिस वालों को और आम लोगों को मार रहे हैं वो हिंदू नहीं है, वो हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये वो तहरीक है जिसको पाकिस्तान ने जन्म दिया, जिसके दफातर इमरान खान चाहते थे कि पाकिस्तान के शहर शहर में हो, और आज वो उन्हीं लोगों के दुश्मन बने हुए हैं, उनके गले काट रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान पर मजहब और सियासत को इकट्ठे करने का एक नतीजा है, और भी बहुत से नतायज हैं। इंडिया में हमने देखा कि जो गुजरात में हुआ, और फिर अब जो राम मंदिर बना, और जो अब हमें जगह जगह नज़र आ रहा है कि मसाजिद को तोड़कर वहाँ मंदिर बनाने की पेशकशें सामने आ रही हैं, तो उधर भी ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन हम इधर से बैठकर उस तरफ ठीक तरह देख नहीं पाते हैं। आप बताएं कि मज़हब और सियासत को नथी करने के असरात वहाँ इस वक्त क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था और आपसे आया है तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। माफ़ करें, थोड़ा जवाब लंबा होगा इसका। मेरा पर्सनल जो इस पूरी जो आपने गुफ्तगू की है, इस पे मेरी जो पर्सनल पोजीशन है, राम मंदिर की आपने बात की, तो एक सेक्युलर मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर इस तरह के जो वाक़यात हैं वो नहीं होने चाहिए। किसी चीज़ का जो मजहबी तशख़्ख़ुस है वो वही होना चाहिए जो कि 1947 15 अगस्त को था। सो लेट मी जस्ट यूज़ द वर्ड कि बाबरी मस्जिद की शहादत की गई। इसको मैं यहाँ पे बैठ के कहने को तैयार हूँ, हिंदुस्तान में बैठ के कहने को तैयार हूँ। मेरा एक सवाल है पाकिस्तान के अवाम से कि हिंदुस्तान के अंदर तो चलें, हिंदू मुस्लिम एक बड़ी आबादी है, एक बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उसके रिएक्शन में पाकिस्तान में न जाने सैकड़ों ऐसे मंदिरों को बुलडोज कर दिया गया, तोड़ दिया गया। वहाँ यहाँ तो लोग ही नहीं थे, यहाँ तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? हिंदुस्तान के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अच्छा होता अगर हमारे मुसलमान ये खुद कहते कि इस मुल्क में ये एक बड़ी आबादी है, हमारे यहाँ इस्लाम आने से पहले भी यहाँ लोग आबाद थे। ये केस जो है कोई हिंदुस्तान के बनने के बाद का नहीं है, अंग्रेज़ की अदालत से चला आ रहा है, बाबरी मस्जिद राम मंदिर का। तो इनका भी एक बिलीफ है हिंदूज़ का। तो एक ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, इसके तहत एक ही राम है, एक ही जगह पैदा हो सकते हैं, तो उन्हें मंदिर दे देना चाहिए था। अगर हम इसी बात को एक ऑपोजिट वे में लें, अगर मैं ये पूछूं कि अगर यही बात पाकिस्तान में होती, किसी एक मस्जिद को लेके और मंदिर का कोई ऐसा कोई इशू होता, तो ना ही तो मामला 30 साल अदालत में होता, ना ही जज साहब ने फैसला देना था, ताबड़तोड़ फैसला सड़क पर हो जाता और उस पर स्टेट भी नथी उसको कर देता। ये भी मुझे कहने में गुरेज नहीं। लेकिन जिस तरह से सारे जो डेवलपमेंट्स हुए बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद, और फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसने कहीं ना कहीं हमारी सोशल फैब्रिक को तबाह कर दिया, और इस हद तक तबाह कर दिया
कि हम धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर शक करने लगे। ये नहीं होना चाहिए था। आई डोंट सपोर्ट दी डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मॉस्क, वो जिस तरह से हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उनका भी कोई एक राइट बनता है अपनी कोई रिलीजियस प्लेस को रिक्लेम करने का, जिसको वो आज से नहीं, अंग्रेज़ के ज़माने से नहीं, उससे भी पहले 500 साल से कहते आ रहे हैं कि हमारे मंदिर हुआ करते थे यहाँ पे, जिनको बुलडोज करके उनके ऊपर मसाजिद बनाई गई। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ पर मंदिर मस्जिद शाना बशाना आपको हज़ारों की तादाद में मिलेंगे। खालिद महमूद साहब जो पीसीबी के एक फॉर्मर चेयरमैन हुआ करते थे, अभी मैं 2-4 रोज़ पहले जब लाहौर में था तो प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले कुरान पाक की तिलावत हुई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आई होप दिस वोंट स्ट्रेन इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, द फैक्ट दैट वी हैव स्टार्टेड द प्रोग्राम विद द होली बुक्स रिसाइटेशन। तो मैंने कहा उनसे कि इस बात का जवाब मैं आपको अभी देता हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने कहा जी खालिद महमूद साहब ये कह रहे थे कि कुरान पाक की तिलावत से कहीं हमारे ताल्लुकात ख़राब तो नहीं होंगे, आप माइंड तो नहीं करेंगे एज अ हिंदू। तो मैंने कहा खालिद साहब मैं हिंदुस्तान से आता हूँ, हमारी सुबह अजान से होती है। ये उस मुल्क की अजमत है, उसकी खूबसूरती है कि वहाँ पे किसी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई अजान हो रही है या फिर कोई मंदिर की घंटियाँ बज रही हैं। हम हज़ारों सालों से ऐसे ही रहते आए थे। और मैं आगे भी चल के यही कहूँगा आपके सवाल के जवाब में सर कि आई से सर बिकॉज यू आई कंसिडर यू इक्विवेलेंट टू गुरु द्रोणाचार्य। बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे। एक हाईएस्ट ऑनर है टीचर के लिए। टीचर चाहे पाकिस्तान में रहता हो, इंडिया में रहता हो, उसके स्टूडेंट्स हर जगह पे होते हैं। ये थे सारंग साहब, जिन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से पाकिस्तान के अंदर बैठ करके पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारा और उनको सच का आईना दिखाया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।